जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम समीर शौर्य है और मैं लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको आपके सिलेबस में जनरल इंग्लिश है ना, जो जिसका एक मेजर पार्ट है, इक्वल प्रोपोर्शन है बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, है ना, उनके कंपैरिजन में, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी पहली क्लास। देखिए, सबसे पहले हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि आपका सिलेबस इंग्लिश में है क्या, है ना, क्योंकि हर साल एक सिलेबस डिसाइड होता है। जैसे कि मैंने कहा जनरल इंग्लिश हमको बोला है, तो ये हमारी क्या है, जनरल इंग्लिश, है ना। तो देखिए, अब जनरल इंग्लिश में हमको जो सिलेबस है वो 6 अलग अलग पार्ट्स में बांट कर दिया गया है ना। इसमें सबसे पहले हमारा आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होता क्या है, इसको हमें समझना है। क्या होता है रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग का मतलब इसमें होता है पढ़ना। देखो, ये है रीड द पैसेज, है ना। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, इसमें रीडिंग का मीनिंग क्या होता है, पढ़ना। और एक वर्ड इसमें आया है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है, समझना। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, जैसे आपने 12th तक पढ़ा हुआ है, तो 12th तक आपको पहले तो एक आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में चैप्टर दिया जाता था, उसके बाद आपको वर्ड पावर एक्सरसाइज मिलती थी, और उसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमको क्वेश्चन आंसर मिलते थे। उसका मतलब क्या होता है, अगर जनरल वे में बोला जाए तो, जो आप पढ़ चुके हो उसमें से आप क्या समझे हो, उस समझ के आधार पर आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता था। तो यही जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। और इसमें एक पैसेज आपको दिया जाता है, तो ये जो पैसेज होता है ये उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है ना। देखिए, एक पैसेज दिया है छोटा सा, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपका 2020 में आया, 2019-20 का एक पेपर था, उसमें से मैंने एक पैसेज निकाला है और मैं आपको ये समझाने की कोशिश फिलहाल करता हूं। मतलब एक क्वेश्चन में बस आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूं कि कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा पैसेज होता है। बाकी जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा तब आपको इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो देखिए, पैसेज, ऐसा कुछ पैसेज उसमें दिया होगा, है ना, कुछ 8-10 लाइन का एक पैसेज होगा, और उसके बाद उसको फॉलो अप करते हुए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाउ वाज दैट हाउसहोल्ड रन। तो ये पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 50 शी फेल्ट द वैक्यूम व्हिच accompanies दैट up and age. The child had gone out for his further studies. Her household was run on remote control with the help of maids and gadgets. अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है हाउ वाज हर हाउसहोल्ड रन। उसका घर जो था, उसके घर के काम जो थे, जिसके बाद जिस लेडी के बारे में हम बात कर रहे हैं पैसेज में, उनका घर कैसे चलता था, हाउसहोल्ड कैसे, काम कैसे होते थे। तो हमको यहाँ आंसर मिल गया कि रिमोट कंट्रोल से चलता था। बहुत इजी सा ये पैसेज है, आपने ऑलरेडी पैसेजेस सॉल्व किए हुए हैं, तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और इससे आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस, है ना, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर आप इसको सॉल्व कर ले तो 4 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। और ये बहुत इजी होता है, तो कोई भी स्टूडेंट इसको, है ना, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा पढ़ा के इसको बना सकता है। तो अच्छा, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आपको दिया है। इसमें सेकंड चीज आपको पढ़ने बोला गया है, इसमें वोकैबुलरी, है ना, वोकैबुलरी आइटम्स इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और क्या दिया है, वर्ड फॉर्मेशन, और दिया है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब हम इसको एंटोनिम सिनोनिम्स को बारी बारी से समझते हैं कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक वर्ड दिया एनकरेज, है ना, एनकरेज। तो एनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। और इसका मैंने बोला आपको साइनोनिम बनाओ, तो साइनोनिम का मतलब क्या होता है, उसका समान अर्थी शब्द, यानी उसके समान अर्थ देना, उसके जैसे अर्थ देने वाला। तो एक तो इंस्पायर भी कर सकते हैं आपके लिए यूज इसमें, है ना। वैसे ही मैंने अगर आपको एंटोनिम बोला, तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, सिनोनिम का हमको समझ में आ गया, एंटोनिम का मतलब होता है विरुद्धार्थी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एनकरेज की जगह डिस्करेज, ये होता है एंटोनिम सिनोनिम, है ना। इसी में आपको पूछता है वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, और सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो इसको मैं यहां पर एक ही शब्द में एक साथ समझा देता हूं।
ये एक शब्द लिखा है मैंने बिहेव, है ना। देखिए एक शब्द मैंने लिखा है यहां पर बिहेव। अब अगर मैंने बिहेव के सामने मिस लगा दिया तो ये क्या हो गया, मिसबिहेव। अब ये क्या हो गया, मिसबिहेव। और अगर मैंने इसमें OUR लगा दिया तो ये हो गया बिहेवियर, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा क्रिएट। अब क्रिएट में मैंने अगर यहां पर ION लगा दिया, क्रिएट में अगर मैंने यहां पर ION लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या है, ये बन क्या गया, क्रिएशन। और क्रिएशन में ये जो ION है यही क्या है, आपका सफिक्स है। वैसे ही अगर इसको मैंने ION की जगह यहां पर IVE लगा दिया तो ये बन जाएगा क्या, क्रिएटिव, है ना। और अगर मैंने यहां पर क्रिएटिव के बाद LY फिर से लगा दिया तो ये हो जाता है क्रिएटिवली। और इस आधार पे सफिक्स जो हमारे होते हैं वो 4 टाइप से बनते हैं, जो कि होते हैं आपका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और ये चारों टाइप्स को हम डिटेल में जब आपके चैप्टर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं हम। इसमें एक चीज और दी थी, क्या, प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स क्या होता है, मैंने बोला एक वर्ड लिया हैप्पी और हैप्पी के पहले मैंने लगा दिया अन, तो ये क्या बन गया, अनहैप्पी। तो इस शब्द में हैप्पी जो आपका रूट वर्ड मेन वर्ड आपने लिया, उसमें जो आपने एक अलग से वर्ड लगाया UN, अन, ये कहलाएगा आपका प्रीफिक्स, ठीक है। और ऐसे ही बनती है वर्ड फॉर्मेशन, ठीक, सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर या कुछ रूट वर्ड में कुछ नए वर्ड्स बनाकर उसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स को बनाना। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको चैप्टर वाइज इन चीजों को पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हमें ग्रामर एंड यूजेज। अब ग्रामर एंड यूजेज में जो है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स ये हमें दिया है। मतलब ग्रामर में भी हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये हमें अलग से बताया गया है। तो आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स प्रायः जानते हैं कि आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। मैं इसको यही थोड़ा सा साइड में समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कभी ना कभी अपनी स्कूल लाइफ में ए एन या द का यूज पढ़ा ही होगा। तो ये ए एन और जो द है इन्हीं को कहते हैं हम आर्टिकल्स। और इनका यूज कहां और किस तरह से किया जाता है और कहां पर इनका यूज नहीं किया जाता है यही हमें पढ़ना है। जब हमें इनका यूज नहीं करना होता उसके लिए अलग से रूल्स होते हैं, उसे कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। और डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, देखिए ये जो आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स होते हैं ये दोनों ही एडजेक्टिव के एक सब चैप्टर के रूप में पढ़े जाते हैं, एडजेक्टिव के सब चैप्टर के रूप में। तो क्या होता है, एडजेक्टिव के अंदर ही एक चैप्टर होता है डिटरमिनर्स और इसके अंदर एक चैप्टर होता है जिसको बोला जाता है आर्टिकल्स। और डिटरमिनर्स जैसे कि आपने देखा होगा अपने टेक्स्ट बुक में पहले भी और आपके कोर्स में पहले 12th तक रहा ही है, मैनी, मच, सम, ऑल, बोथ, लिटिल, फ्यू। लिटिल, फ्यू, ये जो वर्ड्स होते हैं, है ना, इस टाइप के जो वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं ग्रामर में, यही आपके क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। तो इनका यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, सिंगुलर क्या, अच्छा कौन सा नाउन सिंगुलर होगा तो उसके पहले कौन सा डिटरमिनर लगेगा, प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले किस टाइप का हमको डिटरमिनर्स लेना है, ये सारी जो चीजें हम डिटेल्स में
इसके अंदर में पढ़ेंगे, डिटरमिनर्स चैप्टर के अंदर में। चलिए दोस्तों, अगला चैप्टर हमारे पास है कौन सा? एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता क्या है? सबसे पहली बात, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट शब्द क्या है? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है जनरल वे में? समझौता। यानी दो पार्टी या दो पक्षों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर के जो बात तय होती है उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं, है ना। और यहां हमारे पास दो पक्ष क्या है? हमारा सब्जेक्ट और हमारी वर्ब। अब यहां पर हम देखें कि इनके बीच में किस तरह का एग्रीमेंट होता है। तो जैसे कि मैं कहूं आई, ही, दे, ये सभी हमारे क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट या तो आपका कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या हमने प्रोनाउन ले लिए हैं। चलिए मैंने यहां पर एक शब्द लिया साहिल। ये साहिल शब्द जो है एक टाइप का नाउन है, मतलब ये भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो इनके साथ अगर मुझे सेंटेंसेस में किसी वर्ब को यूज करना है या हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ मुझे डू या डज में से कोई एक वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा? मैं इसके साथ डू का यूज करूंगा। वैसे ही के साथ अगर डू या डज में से कुछ यूज करना है तो मैं किसका यूज करूंगा? यहाँ पर डज का यूज होगा। वैसे यहाँ पर दे के साथ अगर मैंने हैज या हैव में से कुछ पिक करना है तो दे के साथ यहाँ पर मैं हैव पिक करूंगा। तो इनके रूल्स क्या होते हैं, किस बेसिस पे इनको पिक किया जाता है ना, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो बातें, जो रूल्स होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। फिर उसी तरह से इनके बीच में और कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दो अगर नाउन आ गए, साहिल एंड रोहित, अब तो आपके पास सब्जेक्ट दो हो गए या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए, तो किस तरह की वर्ब आएगी? वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? आइदर और आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। अगर आइदर और या नीदर नॉर का अगर सेंटेंस में यूज किया गया है तो आपकी वर्ब क्या होगी? उसी को बोला जाता है दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं इस बार टाइम एंड टेंस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं इस बार टाइम एंड टेंस की। तो टाइम एंड टेंस, अब टाइम एंड टेंस से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है? टेंस हमने कभी ना कभी तो पढ़ी है 12th तक। टेंस हम सभी को पता है कि तीन टाइप के होते हैं भैया। कौन कौन सा? पहला तो हो जाता है आपका पास्ट टेंस, जो अभी चलता होता है, मतलब वर्तमान जिसको बोलते हैं, वही होता है क्या? प्रेजेंट। और जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, वो हो जाता है क्या? फ्यूचर टेंस, है ना। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हम टाइम के हिस्से बांटते हैं। तो ये जो टाइम का रेफरेंस यहाँ दिया कि टाइम होता क्या है, ये वही चीज है कि आप टाइम को इसमें कैसे बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जनरली कोई काम करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना, मैं खाना खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं आता हूं, जाता हूं, खेलता हूं, कूदता हूं, जो भी है, वैसे ही हम बोलते हैं कि मैं आता था, जाता था, खाता था, है ना, या मैं आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, करूंगा। या तो हम यहाँ पर अपना डेली रूटीन बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, है ना। या तो हम यहाँ पर अपना डेली रूटीन बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, या तो हम अपने जनरल वर्क्स बता रहे होते हैं। तो ये जनरल वर्क्स या डेली रूटीन आते किस में है? बेसिकली ये सारे के सारे आते हैं आपके सिंपल टेंस। सिंपल या इसी को बोलते हैं हम इंडेफिनिट टेंस। अब ये सिंपल या इंडेफिनिट आप तीनों टेंस में अलग अलग कर सकते हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, है ना। वैसे ही आप प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट इस तरह से इसको बांट सकते हैं। वैसे ही अगर आप किसी वर्ब को ले रहे हैं और उस वर्ब का आपको टाइम बताना है, उस वर्ब को आप कभी परफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला, मैंने एक वर्ब लिया यहां पर टीच, और मुझे इसका टाइम बताना है कि इस टीच से संबंधित मैं अभी क्या कर रहा हूं। तो आई एम टीचिंग। अभी इस कंडीशन में क्या बोलूंगा मैं? आई एम टीचिंग यू, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। तो ये जब वर्ब परफॉर्म हो रही है, वो समय क्या है? वर्ब के परफॉर्म होने का समय क्या है ना। तो ये जो टाइम का रेफरेंस दिया है ना, इसका मीनिंग यही होता है कि जो आपको वर्ब दी जाती है उसको परफॉर्म करने का या उसको यूज करने का जो समय होता है वो क्या होता है। तो जैसे मैंने, आप देख सकते हैं यहां पर यूज किया है टीचिंग,
तो हम बता सकते हैं क्या कि ये काम अभी चल रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, या पास्ट की बात करूं तो मैं आपको पढ़ा रहा था, या फ्यूचर की बात करूं तो मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा। तो उस समय में हम यहां पर बात कर रहे हैं काम की कंटिन्यूटी की, और इसीलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस टेंस। और इसी टाइप से हमारा परफेक्ट टेंस होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो उसका भी मैं आपको टाइम समझा देता हूं। जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि कोई काम खत्म हो चुका है, काम की समाप्ति की घोषणा हमको करनी होती है ना, जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, या मैं पढ़ा चुका होऊंगा, या मैं पढ़ा चुका था, तो काम का कंप्लीशन जो होता है, काम का खत्म हो जाना जो होता है, उसको हम दर्शाते हैं किससे? परफेक्ट टेंस से, है ना। अब उसको आप परफेक्ट, जैसे मैंने बोला, तो अब आप उसको किसी भी कैटेगरी में डाल दीजिए, तो पास्ट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या कि फ्यूचर परफेक्ट भी वो हो सकता है ना। तो यही होता है दोस्तों टाइम एंड टेंस। देखिए अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आज सिलेबस समझा रहा हूं, इसके बाद जब हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, इन सबको पढ़ेंगे तो एक एक करके सभी को मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। तो अभी आप पैनिक ना करें अगर कुछ भी बात इसमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि लाइव सेशन हमारा अभी नहीं चल रहा है ना। और आपकी जो भी क्वेरीज होगी तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको पता है वो कैसे करना है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं सिलेबस के साथ। इसके बाद बोल रहा है प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, है ना, प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स। तो प्रीपोजिशन हम पहले समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन में प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान या प्लेस या स्थिति। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल हम बचपन से एक बेसिक सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, राम गोज टू स्कूल। देखिए दोस्तों ये बेसिक सेंटेंसेस जो है मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये हम बचपन से इनसे जुड़े हुए तो बहुत जल्दी समझ में आते हैं। देखिए राम गोज टू स्कूल, हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ स्कूल, इसको बाकी सेंटेंस से जोड़ना था, इसलिए मैंने यहाँ किसका यूज कर लिया? टू का यूज कर लिया। इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। ऐसे ही प्रीपोजिशन आपने इन या इनटू या ओवर या एट या ऑन या फॉर या ऑफ, इन रूपों में आपने पहले भी प्रीपोजिशन पढ़े हैं, है ना। तो आगे जो आपका कंपटीशन लेवल है, मतलब आपके जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको किस लेवल पे इसको पढ़ना है, कौन से नियम इसमें फॉलो होते हैं, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम इसी में देखते हैं कि प्रीपोजिशन के साथ ही हमको बोला है फ्रेजल वर्ब्स। तो अब यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स का क्या मतलब है? तो देखिए जनरली हम क्या होता है, वर्ब्स तो हमको पता ही है। जैसे मैंने एक वर्ब लिया ईट, ईट मतलब खाना, और वर्ब के फॉर्म भी हो जाता है ईट, एट, ईटन। वैसे ही मैंने लिया थिंक, थिंक मतलब सोचना। मैंने एक वर्ब ले लिया ब्रेक, तो ईट का मतलब तो खाना हो जाता है, थिंक का मतलब सोचना हो जाता है, ब्रेक का मतलब किसी चीज को तोड़ना हो जाता है। तो ये वर्ब का मीनिंग तो हमको समझ में आता है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेज समझना होगा कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है दोस्तों जो अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य नहीं होता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन उसका कुछ अर्थ निकलता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जो सेंटेंस होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस जो होता है एक शब्दों का एक सार्थक समूह होता है, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है ना। लेकिन ये तो जो फ्रेज बता रहा हूं इसकी डेफिनेशन में मैं, ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। इसको बोलते हैं हिंदी में वाक्यांश, वाक्य का अंश या छोटा सा हिस्सा, वाक्यांश यानी वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेक अ जोक ऑफ, तो अब आप अगर एक ये इसको देखते हैं मेक अ जोक ऑफ को, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें ऑब्जेक्ट भी मिसिंग है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन मेक अ जोक ऑफ का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, है ना। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि इसकी मीनिंग अपने आप में निकल कर आती है। तो ये शब्दों का समूह भी आपको दिख रहा है, देखिए एक शब्द है, ये अपने आप में शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। तो इस तरह के शब्दों के समूह को बोलते हैं फ्रेज। अब हमें अलग अलग फ्रेज और वर्ब्स का मतलब समझ में आ गया है, तो अब मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स का मतलब समझाता हूं कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। क्या होता है, फ्रेजल वर्ब में कम से कम एक वर्ब होती है जो इसके रूट वर्ड का काम करती है, बेस वर्ड का काम करती है, और उसके साथ कुछ पार्टिकल्स जुड़ते हैं।
है ना, एक वर्ब के साथ कम से कम एक या एक से अधिक पार्टिकल जुड़ सकते हैं, और ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पार्टिकल के रूप में मैं अभी आपको प्रीपोजिशन लेकर दिखाता हूं। जैसे मैंने ईट लिया, ईट के पहले मैंने ओवर लगा दिया, है ना। अब आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ओवर क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और ईट के साथ अगर मैंने ओवर ईट लगा दिया, ओवर का मतलब क्या होता है, या तो समाप्ति के लिए यूज करते हैं इसका ओवर, या ज्यादा के लिए, है ना। और ईट का मतलब होता है खाना, तो क्या मतलब होगा इसका, ज्यादा खाना नहीं, इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खाना। अब देखिए, ज्यादा खाना, अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक खाना, दोनों बातों में डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है, ज्यादा खाना मतलब ऐसे नॉर्मल वे में जितनी डाइट है उससे एक, जैसे 4 रोटियों की डाइट है तो 5 रोटी खा ली। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा खाना का क्या मतलब हो जाएगा, मतलब जितना पचा ही ना पाए, जितने में आपकी तबीयत खराब हो जाए उतना खाना। वैसे थिंक में ओवर लगा देंगे, ओवर थिंक। अब देखिए यहाँ दोनों का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। ईट का मतलब था खाना, इसका मतलब था ज्यादा, लेकिन आवश्यकता से अधिक खाना। ओवर थिंक, आवश्यकता से अधिक सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना। वैसे देखिए ब्रेक, और मैंने आपको यहाँ पर ब्रेक के बाद लगा दिया इनटू, और इनटू का मतलब होता है में, है ना। जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इनटू का मतलब होता है में, और इसका मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है इसका, ब्रेक का मतलब तोड़ना। लेकिन ब्रेक इनटू अगर आप साथ में यूज करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाता है जबरदस्ती प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश करना। देखिए पूरा इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो यही होता है किसी भी जो आपका फ्रेजल वर्ब होती है उसमें एक बेस वर्ड होता है जो कि आपकी वर्ब होती है, और उसमें एक पार्टिकल होता है। जो पार्टिकल होता है वो आपका कोई भी शब्द हो सकता है, किसी भी टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच शब्द हो सकता है। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन लिए है एग्जांपल के तौर पे, इसको हम डिटेल्स में और थोड़ा आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, और मैं अब जो आपका सिलेबस समझा रहा हूं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। चलिए, तो देखिए आगे चलते हैं हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरीज लिखा है, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स, है ना, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स। तो अब ये ऑक्सिलरीज है क्या, है ना, ऑक्सिलरीज किसको बोलते हैं, और यहाँ पर मॉडल्स क्या है। तो मॉडल्स क्या है, आपने मॉडल वर्ड्स पढ़े हैं आपने कभी, मी, आई, कम, इन, सर। इस सेंटेंस का यूज आपने अपनी स्कूल लाइफ में किया ही है ना, क्योंकि आप सभी स्कूल से डायरेक्टली यहीं पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए। स्कूल से मतलब आपका स्कूल के बाद का ये पहला एग्जाम है, इसलिए मैं आपको स्कूल का रेफरेंस दे रहा हूं। तो मे का यूज हमने किया ही है, वैसे ही हमने कैन, कुड, शैल, शुड, ये सभी वर्ड्स का यूज कभी ना कभी किया है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, मॉडल्स। और ये जो ऑक्सिलरीज होती है, अभी आपको ये हो सकता है कि नया नाम लग रहा हो, लेकिन ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमारी क्या होती है, इज या एम या आर या वाज या वर या हैज, हैव, हैड, ये जो सारे वर्ब्स, ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज। यानी हेल्पिंग वर्ब का ही एक दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और यार इंक्लूडिंग मॉडल्स बोला है ना, तो ये जो आपकी मॉडल वर्ब्स होती है ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का ही एक प्रकार होती है, ऑक्सिलरीज का ही एक टाइप होती है। यानी बेसिकली पूरी हेल्पिंग वर्ब्स में ही मॉडल वर्ब्स भी आपकी आ जाती है। तो जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब हम डिटेल में ये 3 टाइप के जो अपनी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो तीनों टाइप के ऑक्सिलरीज में पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है क्या, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आता क्या क्या है तो इसमें सबसे पहले दिया है हमको वॉइस, एक्टिव टू पैसिव या एक्टिव एंड पैसिव दिया है। तो हमने क्या किया है, अभी तक 12th में हमने एक्टिव वॉइस पढ़ा है और पैसिव वॉइस भी पढ़ा है, और हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना दोनों पढ़ा है ना। तो यही हमको इसमें पढ़ना है। देखिए एक्टिव वॉइस में थोड़ा समझा देता हूं, आपका जो भी टेंस होता है वो पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस में होता है। होता क्या है, जब भी हमारे लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हमारे लिए
सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, है ना। जब भी हमारे लिए सेंटेंस सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो सेंटेंस को किसमें, एक्टिव वॉइस में रखा जाता है, और जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसको पैसिव वॉइस में रखा जाता है। बस बेसिक डिफरेंस ये है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई कुक फूड, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल्स यहां पर ले रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी अभी फ्रेश पढ़ने आए हैं। अगर आप मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको बेसिक से ही जरूरत है। तो आई कुक फूड, देखिए इस सेंटेंस में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं खाना बनाता हूं, आई कुक फूड, ठीक है। तो यहां पर खाना बनाने वाला इंपॉर्टेंट है, ना कि खाना, है ना। इसी को मुझे अगर ऐसे बनाना है, फूड को इंपॉर्टेंस देनी है, तो मैं बोलूंगा फूड इज कुक्ड बाय मी। खाना किसके द्वारा बनाया जाता है, मेरे द्वारा बनाया जाता है ना। फूड इज कुक्ड बाय मी। अब ये बाय मी को अलग मैं कर भी दूं तो आपको जो जरूरी इंफॉर्मेशन, सेंटेंस का काम क्या होता है, मीनिंग देना अपना और जरूरी इंफॉर्मेशन देना। फूड इज कुक्ड, मुझे जरूरी जानकारी यहां से मिल जा रही है कि खाना पकाया जा रहा है ना। अब कौन पका रहा है उससे क्या मतलब। तो यहां पर जब हमारे लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम इसको बनाते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। सेंटेंस को हम लोग किसमें रखते हैं, पैसिव वॉइस में। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चौथा सेक्शन है आपका, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपके लिए अगला पार्ट दिया गया है क्या, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें से डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए मुझे रास्ते में जब मैं यहां आ रहा था तो मनीष नाम का एक लड़का मिला, है ना, और मनीष ने मुझसे कहा, मनीष सेड टू मी, I am in 12th। ठीक है, एक मनीष नाम का लड़का मिला और उसने मुझसे कहा कि I am in 12th, और मैं ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। मनीष सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर में, क्या कॉमा इनवर्टेड कॉमा आपने यूज किया ही होगा कोटेशंस में। कोटेशन क्या होती है, किसी की कही गई बात को उसी के अंदाज में, उसी के स्वरों में कहना, उसी के हिसाब से कहना, उसी की तरीके से कहना। तो यहां मैंने उसी तरीके से आपको बता रहा हूं कि मनीष सेड टू मी, मनीष ने मुझसे कहा मैं 12th में हूं। तो कौन ऐसा कह रहा है, यहां आई किसके रेफरेंस में यूज हो रहा है, मनीष के रेफरेंस में। तो क्या मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में आपको बताया, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने यहां मैं का यूज किया, जो मैं जो है मनीष के लिए रेफरेंस में यूज हो रहा है ना, मनीष के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट नरेशन। अगर मैं इसको इस तरह से बोलता, मनीष टोल्ड मी दैट ही वॉज इन 12th। अब आप यहां देखोगे कि इज का वॉज हो गया है, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, उसकी जगह हमने दैट का यूज कर लिए, या सेड टू की जगह हमने क्या कर लिए, टोल्ड, है ना। तो ये कुछ नियम होते हैं दोस्तों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं, नरेशन चेंज कर रहे होते हैं, तो इन नियमों को फॉलो करना होता है हमें। और अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि मनीष ने मुझसे कहा कि वह 12वीं में है या 12वीं में था, वह। अब मैं यहां पर आई का यूज ना करते हुए ही का यूज कर रहा हूं, यानी अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो अपने लहजे में अपने तरीके से बता रहा हूं। तो इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारे पास डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, है ना, यहां एक लगा है ये ऑफ है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है ना। मैंने आपको एक बात बताई है, हमने एडजेक्टिव पढ़ा है पहले भी, है ना, आपने एडजेक्टिव 12th में पढ़ा ही होगा। ये एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ये बताता है। अब किसी की विशेषता भी हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि एक लड़का, जैसे कि मनीष की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो मान के चलिए मनीष, तो मनीष एक ऊंचा लड़का है। मनीष की विशेषता क्या है, मनीष
कैसा लड़का है, ऊंचा, टॉल, तो ये उसका क्या हो गया, गुण हो गया या विशेषता हो गई। तो इसको हमने टॉल को एज एन एडजेक्टिव अपने पास लिया। अब मनीष अगर ऊंचा लड़का है तो कोई और लड़का भी तो ऊंचा हो सकता है। मनीष इज अ टॉल बॉय, है ना, साहिल इज अ टॉल बॉय, मनीषा इज अ टॉल गर्ल। तो मैं लड़का हो या लड़की, सबके लिए मैं किसका यूज कर रहा हूं, टॉल का, क्या बताने के लिए, ऊंचा, है ना, और समान रूप से कर रहा हूं बिना किसी को एक दूसरे से कंपेयर किए, है ना। तो जब भी आप इस तरह से किसी की तारीफ करते हैं या इस तरह के किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। फिर क्या हुआ, अगर मैंने मनीष और साहिल को कंपेयर किया कि किसकी हाइट ज्यादा है, कौन ज्यादा टॉल है, तो जब दो लोगों का यानी दो पर्सन, प्लेस या थिंग्स का कंपैरिजन हमको करना होता है तब हम वहां यूज करते हैं टॉलर। मैंने बोला मनीष इज टॉल, मनीष ऊंचा है, तब मैंने यहां किसी से कंपेयर नहीं किया। लेकिन दूसरी बार मैं क्या बोल रहा हूं, मनीष इज टॉलर देन साहिल। और जब मैं यहां दो लोगों का कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैंने यहां पर टॉलर लिखते हुए लिखा है टॉलर, और यही हमारी कहलाती है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री। तो टॉल की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, टॉलर, है ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जब भी हम दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों की तुलना आपस में कर देते हैं, जब भी हम दो पर्सन, प्लेस या थिंग्स की कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब क्या होगा अगर दो से ज्यादा लोग हों, दो से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, 303 करोड़ जितने भी, बस दो से ज्यादा होना चाहिए, तब हम वहां यूज करते हैं दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, और ये होती है क्या, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना। तो ये बस एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आई होप आपको पहले तो डिग्री समझ में आ गई। अब ट्रांसफॉर्मेशन में दिया हुआ है ना, हमको ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री को किस तरह से कंपैरेटिव में बदला जा सकता है ना। पॉजिटिव डिग्री को किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में बदला जा सकता है या सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलना, कंपैरेटिव को पॉजिटिव या सुपरलेटिव में बदलना, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री में बदलना किसी सेंटेंस के अंदर में, इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर, जो डिग्री वाला चैप्टर है उसमें, है ना। आज तक हम सिर्फ टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट का यूज सीखते थे, अब हमको उसको चेंज करना सीखना है, क्योंकि एग्जाम में उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे आपको एक बेस सेंटेंस दिया होगा, उस बेस सेंटेंस पे आपको बोलेगा कि अगर ये जो एक XYZ एक सेंटेंस लिखा है ना, XYZ एक सेंटेंस लिखा है, अगर इसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया है और इसको कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में बदलना है, तो बताइए ये A B C D इनमें से कौन सा सेंटेंस सही होगा, है ना। अब मान के चलिए यहां दे दिया टॉल और यहां दे दिया टॉलर, यहां कुछ और दे दिया, यहां कुछ दे दिया, यहां भी टॉलर। तो इसमें भी क्या होता है, एक पेंच होता है। क्या होता है, इसके अपने कुछ नियम होते हैं, है ना। अगर ये पॉजिटिव डिग्री वाला अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री वाला नेगेटिव में बनता है, अगर ये नेगेटिव में तो ये कंपैरेटिव डिग्री वाला अफर्मेटिव में बनता है। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं, हो सकता है आप अभी फिलहाल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं आज के पूरे सेशन में कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं या कहां से हमको क्या पढ़ना है, तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके कोर्स से हो जाए। तो आई होप आपको नरेशन और डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, है ना। आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड। यानी एक सेंटेंस कब अफर्मेटिव होता है, कब नेगेटिव होता है ना, और कब इंटरोगेटिव हो जाता है। जब आप किसी को बता रहे थे, कोई बात बता रहे होते, उसका जवाब अगर यस में आ रहा है ना, या जब आप किसी से कोई बात कर रहे हैं उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं, वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। कोई सकारात्मक जानकारी आप दे रहे हैं, नॉट या नो टाइप के वर्ड्स का यूज करें तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहे हैं, है ना, तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। फुल स्टॉप में या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव। अगर नो या नॉट जैसे शब्द का यूज, नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं है, तो वो होगा अफर्मेटिव। नॉट या नो आ रहा है तो ये होगा नेगेटिव,
और इंटरोगेटिव अगर क्वेश्चन मार्क उसमें है तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना, इंटरोगेटिव में बदलना, इंटरोगेटिव को नेगेटिव में बदलना, ये वाली चीजें जो है हम सभी इसमें सीखेंगे इस चैप्टर में, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका कॉमन एरर्स। इसको 2 मिनट रख देते हैं, पहले हम लोग स्पेलिंग समझ लेते हैं। स्पेलिंग, द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विल बी फॉलोड। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में स्पेलिंग का ब्रिटिश पैटर्न फॉलो होगा। अब ये ब्रिटिश पैटर्न बोलने का मतलब क्या है, ब्रिटिश पैटर्न क्यों बोला गया है? आप सभी घर पे टीवी देखते होंगे, अगर आपके यहाँ मल्टीपल चैनल्स आते हैं तो उसमें एक चैनल आता है कलर्स, COLORS, उसका स्पेलिंग ऐसा लिखा है, और कलर्स का एक स्पेलिंग ऐसा भी होता है, कलर्स, इसमें यू नहीं है, इसमें यू है। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सही है? जिसने वो चैनल देखा होगा वो बोलेगा सर ये सही है, और जिसने ठीक से पढ़ा है वो बोलेगा ये सही है, लेकिन जिसको जानकारी है वो बोलेगा सर ये दोनों सही है। अब ये दोनों सही हैं, तो दोनों में से हमारे लिए कौन सा सही है? तो मैं पहले ही बता दूं, इंग्लिश होती है 2, मतलब स्पेलिंग के मामले में यहां अगर हम बात करें तो एक इंग्लिश हम फॉलो करते हैं अमेरिकन और एक ब्रिटिश। अब जाहिर है ब्रिटिशर्स हम पे राज करके गए हैं, तो हम पर इन्फ्लुएंस किसका होगा, किसकी छाप छूटेगी, ब्रिटिशर्स की। तो हमको कौन सी वाली इंग्लिश यूज करनी है, कौन सी स्पेलिंग यूज करनी है, ब्रिटिश, इसलिए यहाँ ब्रिटिश बोला गया है। ये जो कलर्स है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश है ना, अमेरिकन पैटर्न का स्पेलिंग है, और ये वाला जो कलर है ये ब्रिटिश पैटर्न का इंग्लिश है। ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि बिहेवियर, बिहेवियर और बिहेवियर। अब मैं आपसे पूछूं, ये आपके पास ऑप्शन में सिर्फ 2 ऑप्शन मैंने दिया और क्वेश्चन बोला है कि दोनों में से किसका स्पेलिंग सही है, तो आप चूज करेंगे। अब हो सकता है कुछ लोग इसको चूज करें, कुछ लोग ये चूज करें, कोई ए और कोई बी, या कोई बोले सर दोनों सही है। एक ऑप्शन दे दिया मैंने, सी बोथ आर करेक्ट, और एक ऑप्शन दे दिया मैंने डी बोथ आर इनकरेक्ट, सॉरी माय बैड, तो बोथ आर इनकरेक्ट। अब जिसको पता है वो बता देगा कि कौन सा सही है। इसमें से हमको ऑप्शन ए चूज करना था, रीजन सही तो ये भी है, बोथ आर करेक्ट, लेकिन हमको स्पेशली अलग से बोला गया है कौन सा पैटर्न फॉलो करने के लिए, ब्रिटिश पैटर्न, और ब्रिटिश पैटर्न की स्पेलिंग ये वाली सही है, ये अमेरिकन पैटर्न की इंग्लिश, ठीक है, ये अमेरिकन पैटर्न का स्पेलिंग है। तो आई होप आपको इतनी बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अब एक लास्ट जो हमारे पास चैप्टर डिस्कस करने का बचा है कि हमको इसमें एक और चीज क्या पढ़नी है, वो है आपका कॉमन एरर्स। अब कॉमन एरर्स समझना है हमको, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो कॉमन एरर्स है इसमें कॉमन जो चीज है ना, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सभी लगभग एक से ज्यादा लोगों या चीजों में समान चीज जो निकल कर आती है उसको हम कॉमन बोल देते हैं, है ना, समान। तो जितने आपने चैप्टर्स अभी तक पढ़े, जितने आपने ये 5वें नंबर के चैप्टर में दिया है, तो जो आप ये 5 इसके पहले के 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें जो भी सब डिवीजन में जो भी चैप्टर्स आपको दिए गए, जो भी टाइटल्स आपको दिए गए, वो आप चाहे आर्टिकल्स लीजिए, डिटर्मिनर्स लीजिए, टेंस, वॉइस, नरेशन, किसी भी टाइप का चैप्टर ले लीजिए, उन सबको मिलाकर आपसे सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, है ना, और ए बी सी डी इस तरीके से आपसे कोई सेंटेंस वहां एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां पर लिखा जाएगा एक सेंटेंस, ये सारे सेंटेंसेस हैं मान के चलिए, और उसमें से पूछेगा बताइए कौन सा वाला ग्रामेटिकली इसमें करेक्ट है, कौन सा वाला ग्रामेटिकली इसमें करेक्ट है, कौन सा सही है, और या तो फिर ये पूछेगा कौन सा वाला ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। अगर करेक्ट पूछेगा तो एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे, अगर इनकरेक्ट पूछेगा तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। और ये जानकारी आप कैसे दे पाएंगे, यहां तक आप कैसे पहुंच पाएंगे, इस सवाल को आप कैसे बना पाएंगे, अगर आप पूरी ईमानदारी से इससे पहले समझाए गए सभी चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, तो ही एक ही कंडीशन है आपसे ये सवाल बनने की, नहीं तो नहीं बन पाएगा। मतलब एक चीज मैंने अभी तक इसमें डिस्कस नहीं किया है, आई होप आपको ये सारे 6 के 6 चैप्टर समझ में आ गए कि हम क्या करने वाले हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। सवाल का जो लेवल है वो भी मैं थोड़ा सा इसके बाद आपको बता दूंगा 1 मिनट के लिए, और मैंने मार्जिन नहीं बताया कि किस टाइप के सवाल इसमें से किस टाइप का चैप्टर कितने नंबर्स का मार्जिन लेके चलता है। तो देखिए दोस्तों, 30 मार्क्स
के क्वेश्चंस होंगे, है ना। और लगभग सारे ही जो चैप्टर्स है, मैक्सिमम चैप्टर्स जो है उनमें मिनिमम 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछेगा। लगभग हमारे पास अगर 10 चैप्टर्स हो रहे हैं तो लगभग 3 मार्क्स का पूछेगा, तो एक नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक दो चैप्टर का आपको कंफर्म बता देता हूं, जैसे आर्टिकल्स है तो आर्टिकल्स के 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा। डिटरमिनर जो है इसमें 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और आर्टिकल और डिटरमिनर्स को मिलाकर भी क्वेश्चन पूछता है। मतलब इसमें 4 ब्लैंक अगर दे दिया है तो उसमें 2 जगह पर आर्टिकल फिल करने होंगे, 2 जगह डिटरमिनर्स, तो इनको जो मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज लेकर चलूं तो आर्टिकल्स और डिटरमिनर से ही आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला था पर चैप्टर कितने 3 मार्क्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो आप यहां देख पा रहे होंगे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक चैप्टर से यहां पर पूछा जा रहा है। वैसे मैं आपसे बात करूं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से भी आपको 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मल्टीपल ब्लैंक्स में, मतलब आपको एक लंबा चौड़ा सा सेंटेंस मिलेगा 3 से 4 लाइन का, है ना, और उसमें आपको 3 से 4 ब्लैंक्स फिल करने होंगे, और सभी में अलग अलग टाइप के प्रीपोजिशन आपको देंगे, वो आपको चूज करके फिल करना होगा। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई है। एक आध क्वेश्चन भी मैं आपको आज बता देता हूं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छा, पैसेज में मैंने बता दिया था, पैसेज तो 4 मार्क्स का होता ही है ना। पैसेज जो होता है आपका ये 4 मार्क्स का हो गए। चलिए आगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और निकाला था, चूज द करेक्ट सफिक्स। देखिए यहां पर मैं सफिक्स की बात कर रहा हूं, है ना, दैट बेस्ट फिट्स इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको प्रीफिक्स सफिक्स के क्वेश्चन, पहले तो आपको प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, कहां क्या यूज होता है, क्या करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये सेंटेंस देगा, देखिए द जापानीज डायरेक्टर वर्कड ऑन मैनी एनिमेट मूवीज। डायरेक्टर मूवीज बनाते हैं, और यहाँ हम जापानीज डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, और हम बताना क्या चाह रहे हैं, जापानीज डायरेक्टर है, उसने बहुत सारी मूवीज पर काम किया है। अब ये पूरा जो सेंटेंस है ना, इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें कहीं पर हमने एक सफिक्स छोड़ दिया है, मतलब कहीं पर एक सफिक्स नहीं लगा है, उसको हमको इसमें से ढूंढ के लगाना है। अब देखिए बाकी सब तो ठीक है, द ठीक है, जापानीज ठीक है, डायरेक्टर भी ठीक है, वर्कड, वर्क की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पर, है ना, यहाँ वर्क की सेकंड फॉर्म लगी है, ये ऑन भी सही है, मैनी भी सही है, मूवीज भी। या तो एनिमेशन होता है ना, यहां पर एक जो वर्ड गलत दिया है वो दिया है एनिमेट, तो या तो ये एनिमेशन होगा, है ना। चलिए ठीक से लिख देता हूं मैं, या तो ये एनिमेशन होगा या तो ये एनिमेटेड होगा, यानी टीडी। यहां पे जो टी है इसके बाद क्या लगेगा, ईडी। अब यहां पर क्या लगाएंगे हम, यहां पर किसका यूज होगा, तो दोस्तों देखिए यहां पर हमको मूवीज एक वर्ड दिया है ऑब्जेक्ट के रूप में, ये हमारी नाउन है, और इसके पहले हमको एक एडजेक्टिव लगाना है ना, और एडजेक्टिव ये तब बन पाएगा जब हम इसमें ईडी लगाएं, क्योंकि आई ओ एन अगर लगा दिए तो ये बनेगा नाउन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये नाउन बनेगा और ये एडजेक्टिव बनेगा। जब मैं थोड़ी देर पहले आपको ये वाला पार्ट उसमें सेकंड नंबर वाले चैप्टर में पढ़ा रहा था कि इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स आएंगे, तब मैंने बोला था 4 टाइप के होंगे, नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, एडवर्ब भी होगा। तो कहां किस सिचुएशन में किसका यूज करना है यही हम सीखेंगे। हम देखते हैं कहीं पर ईडी वाला हमारे पास ऑप्शन दिया है, देखिए एल दिया है, आईवीई दिया है, आईएनजी दिया है, और तीसरे नंबर पे ईडी भी दिया है, और मैंने आपको यहीं बिना ऑप्शन देके बताया था कि इसमें क्या आएगा, ईडी आएगा, है ना। तो जब आप पढ़ लेंगे तब आपको ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल लगने लगेगी, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। रही बात आपके आर्टिकल्स के क्वेश्चन, देखिए आर्टिकल्स के मैंने बोला था अलग से आर्टिकल्स के क्वेश्चन भी आएंगे, अलग से डिटरमिनर्स के और मिले जुले भी। तो देखिए इसमें दिया है neither of blank candidates wore clothes which was suitable for interview। अब इसमें आपके पास सिर्फ 2 ब्लैंक्स दिए हैं, 2 ब्लैंक्स आपको सिर्फ फिल करने हैं। आपको 3 या 4 या 5 ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको ध्यान से देखा है, मैं कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए एक पूरा 30 नंबर का पेपर यहाँ पर लेकर आऊंगा, या हो सकता है हम पिछले साल का पेपर ही पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप जुड़े रहिएगा, है ना। तो अभी हमारे पास फिलहाल क्या है, सिर्फ 2 ब्लैंक्स है। अब यहाँ पर मुझे क्योंकि पता है मैं इजीली लगा सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज करना है, तो उसके लिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ यहाँ क्या आएगा, जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले किया वो देख ले, अगर नहीं किया तो इसको समझे। नाइदर ऑफ कैंडिडेट्स
वोर क्लोथ्स व्हिच वाज सूटेबल फॉर ब्लैंक इंटरव्यू। देखिए हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स के बारे में। कौन से कैंडिडेट्स? जो इंटरव्यू में प्रेजेंट हुए थे। इसको बोलते हैं क्या? डिटरमाइन करना किसी चीज को, डेफिनेट करना। जब भी कोई नाउन हमारी डेफिनेट हो जाती है तो उसको बोला जाता है डेफिनेट नाउन, और डेफिनेट नाउन के लिए हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, और डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है द, है ना। और दोनों ही क्योंकि डेफिनेट है, क्योंकि कैंडिडेट्स कौन से वाले? जो इंटरव्यू में आए थे, और जगह भी तय हुई कौन सी? इंटरव्यू, मतलब दोनों जगह पहले से डेफिनेट है, तो दोनों जगह डेफिनेट आर्टिकल आएगा, वो है द। यहां मैंने भले ही बहुत शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन इसको मैं पूरी डिटेल्स में आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा, है ना। चलिए देखिए, इसमें एक डिटरमिनर्स का भी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड है हमारी। तो ये डिटरमिनर्स का क्वेश्चन जो अलग से है, जैसे इसमें बोला है कि एप्पल्स आर रोटन इन द बास्केट दो ब्लैंक ऑफ देम आर राइप एंड डिलीशियस। तो इसमें भी दो ब्लैंक है। तो जैसे कि मैंने कहा ब्लैंक के बारे में कि इसमें अभी तो दो हैं, लेकिन 3 से 4 या 5 भी ब्लैंक्स इसमें हो सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन में यही रहेगा, जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, है ना, यही पॉसिबिलिटी रहेगी। ये पॉसिबिलिटी आप अभी से लेकर चले। तब ये सबका जब मीनिंग आपको मैं बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली इसको बढ़ने लगेगा। देखिए मेरे ख्याल से समय होता आ गया, इसको जल्दी खत्म करना है, तो आपको शॉर्ट में समझाता हूं। ब्लैंक एप्पल्स, एप्पल्स काउंटेबल होता है, और काउंटेबल के लिए या तो अ फ्यू का यूज करते हैं या तो मैनी का यूज करते हैं, दोनों ही चलेगा। अब इनको देखो, ऑफ देम आर राइप एंड डिलीशियस। ये बोलना चाह रहा सेंटेंस कि एप्पल्स रखे हैं, उनमें से कुछ सड़ गए, तो कुछ के लिए क्या यूज करते हैं? अ फ्यू, है ना। और अधिकांश उनमें से, है ना, क्योंकि देखिए अ फ्यू तो चल जाएगा, ये भी अ फ्यू चल जाएगा, अभी यहां मैनी भी चल जाएगा, मैनी भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफ देम आर राइप, यहां देम किसकी बात कर रहे हैं? उन्हीं एप्पल्स की, और एप्पल्स काउंटेबल होता है। तो काउंटेबल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो काउंटेबल के लिए मैनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन मच का यूज नहीं कर सकते। मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, है ना, अनकाउंटेबल के लिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में फ्यू लिखा है। फ्यू को मतलब होता है थोड़े भी नहीं या नहीं के बराबर। अगर यहाँ नहीं के बराबर जो राइप एंड डिलीशियस बचे हुए होते, यानी नहीं के बराबर बचा होने वाली कंडीशन कब आएगी? जब सारे के सारे एप्पल सड़ जाए। रॉट होने का मतलब क्या होता है? सड़ना। तो यहाँ कहीं पर ऑल आना चाहिए था, लेकिन ऑल तो यहाँ कहीं नहीं आया है, अधिकांश बोला है। अधिकांश अगर सड़ गए मतलब कुछ तो बचे होंगे, और फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे कि मच मैंने पहले ही बताया कि मच नहीं आ सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के साथ आते, तो बचा मोस्ट। ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं जो है आपके लिए पहले से निकाल कर लाया था आज, क्योंकि मुझे पता था आज का सेशन हो सकता है शायद थोड़ा सा बड़ा हो, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं निकाले थे। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आने वाले सेशंस में क्वेश्चन पेपर एक पूरा सॉल्व में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली क्लास, जहां हमने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा। जो भी आपको शिकायतें हैं, जो भी आपको दिक्कत आती है, या जो भी आपको अच्छी बातें लगी, वो हमें जरूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।